दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने मधुमती फ़िल्म देखी थी और उसकी कुछ आपसे बातें की थी। फ़िल्म मधुमती बिमल रॉय की निर्माण और निर्देशन में बनी फ़िल्म थी। तो जब वो फ़िल्म देखी तो एक तरह से हमें ललक लग गई बिमल रॉय के बारे में। तो उस समय सोचा कि क्यों ना कुछ और फ़िल्में इनकी देखी जाएँ। और साथ में जब उस फ़िल्म के बारे में हमने जो अपनी एक तरह से रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा की, तो आप लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं उसके ऊपर दी, तो उससे और मेरा हौसला बढ़ा और विश्वास जगा के बातें की जा सकती हैं फ़िल्मों को लेकर भी। तो बिमल रॉय के बारे में पिछले हफ्ते हम खूब बातें कर चुके हैं। उनकी किस शैली की फ़िल्में होती हैं, किस तरह का सिनेमेटोग्राफी उनकी फ़िल्मों में होती है, उनकी कुछ ख़ास फ़िल्मों का ज़िक्र भी हमने पिछले हफ्ते किया था। तो इस हफ्ते हम सीधी सीधी बात करेंगे उनकी एक और फ़िल्म बंदिनी के बारे में। फ़िल्म बंदिनी वर्ष 1963 की फ़िल्म है मित्रों। और ये फ़िल्म, अगर इसका हम नाम देखें तो बंदिनी है, यानी कि एक कैरेक्टर है इसमें जो कि जेल में होता है, बंदी गृह में होता है, तो वहाँ से ये बंदिनी बनी। तो जैसे ही ये फ़िल्म मित्रों शुरू होती है तो आपको बहुत कन्विंस करती है। इसकी जो शूटिंग है वो जेल में ही हुई है। और एक बार मुझे भी अवसर मिला, केशव हमारे दोस्त हैं, आप सबके सुपरिचित हैं, उनके साथ एक शूटिंग के सिलसिले में जेल का दौरा करने का। तो जैसे ही वो फ़िल्म चलती है तो बिल्कुल जैसे बिस्तर हमने देखे थे, जो जीवन उनका देखा था कैदियों का, वो वैसा ही जीवन वहाँ पर है। और एक और चीज़ मन में ये जिज्ञासा पैदा करती थी कि आखिर कैसे वो एक फ़िल्मकार सोच लेता है कि जेल में इस तरह का जीवन होता होगा और इस तरह के लोग हैं जो जीवन में, जो जेल के कैदी हैं, उनके साथ जुड़ा रहता है। तो और वैसे भी अगर हम देखें तो जो पुरुष कैदी हैं उनके बारे में तो बहुत सारी फ़िल्में होंगी, पर महिला कैदियों के बारे में तो बातें बहुत कम हैं जो हमारे पास हैं। तो बाद में जब एक तरह से जानने की कोशिश की मित्रों, तो चारू चंद्र चक्रवर्ती, जो कि ख़ुद एक जेलर रहे हैं, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था और उस उपन्यास को लेकर ही इस फ़िल्म का निर्माण हुआ। तो इस फ़िल्म का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो प्ले किया है नूतन ने। और जिस तरह से मधुमती एक तरह से कहें तो एक सेंट्रलाइज जो कैरेक्टर है उसका, वो महिला का है। और ना सिर्फ एक सेंट्रलाइज कैरेक्टर है, वो बहुत मजबूत है, उस कैरेक्टर को आप भूल नहीं सकते। और इसी तरह से जो बंदिनी फ़िल्म में भी जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक महिला का है, नूतन ने उसे प्ले किया है। नूतन के अपने बहुत सबसे शानदार कामों में से एक काम जो है वो बंदिनी फ़िल्म में है। वो बहुत सादगी से, बहुत सशक्त अभिनय वो करती हैं। संवाद उनके बहुत ज़्यादा नहीं होते, पर जब वो बोलती हैं तो आप अगर उनको ना भी देखें, सिर्फ उनका संवाद सुन लें, तो आपको उनके कैरेक्टर की गहराई का अंदाज़ा हो जाता है। तो नूतन खैर एक लंबे समय तक फ़िल्मों में हमारे यहाँ पर काम करती रही। शुरू में वो एक्ट्रेस रहीं और हमारी सबसे शानदार एक्ट्रेसेस में से एक वो रही हैं। उन्होंने बहुत सारे फिल्म फेयर जीते हैं और जिसका रिकॉर्ड कहते हैं बाद में उनकी ही भांजी एक तरह से काजोल ने तोड़ा है बाद में जाके। तो उनका अभिनय इतना रहा है। और शुरू में उनके एज एक्ट्रेस लीड रोल में उनके रोल रहे, फिर उसके बाद कुछ और तरह के किरदार उन्होंने किए, फिर माँ के रोल उन्होंने किए, जैसा कर्मा फिल्म हम देखते हैं, नाम फिल्म देखते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से ये कैरेक्टर प्ले किया है। और एक वो साड़ी है उनकी, जब वो जेल में रहती हैं तब भी, जेल से बाहर होती हैं तब भी, तो बहुत सुंदर लगती हैं उस साड़ी के साथ वो। और वो ब्लैक एंड वाइट पूरी की पूरी फिल्म है और एक अलग दुनिया में ले जाता है ब्लैक एंड वाइट चीज़ों का दौर भी हमें। इसके बाद एक और अगर हम सेंट्रल कैरेक्टर की बात करें, वो हैं इस फिल्म में अशोक कुमार। अशोक कुमार इस फिल्म में क्रांतिकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। और अशोक कुमार को हम सब के सब देखते हैं कि वो फिल्मों में एक बड़ी उम्र के व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फिल्में जिनसे हम उनकी परिचित हैं वो बाद की फिल्में हैं। सन 1936 के आसपास का दौर रहा है मित्रों, जब अशोक कुमार ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। तो अगर हमें उनकी वो फिल्में देखनी है जिसमें वो जवान थे, पूरी तरह से जवान थे, तो हमें बहुत पहले की फिल्में देखनी होंगी जो कि हम देख नहीं पाते हैं।
तो अशोक कुमार के बारे में अगर सबसे बड़ी बात अगर हम करना चाहें तो यही है कि वो अभिनय ऐसे करते थे कि मानो अभिनय है ही नहीं। न उनकी बातचीत के ढंग में कोई बनावटीपन होता था, न एक्टिंग में बहुत ही सहज ढंग से वो अभिनय करते थे। और आज के दौर में तो जहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे अभिनेता हैं, नसरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता हैं, आजकल तो क्योंकि फ़िल्में बहुत सारी हैं, एक वैरायटी है, तो एक्सेप्टेबिलिटी हर चीज़ को लेके आज के दौर में है, एक स्कोप है। पर उस दौर में जहाँ पर चीज़ें अभी बनना शुरू हुई थी और ऐसे समय में इतनी सहज एक्टिंग करना अपने आप में करिश्मा है। तो सन 50 मुझे लगता है कि 7-8 साल तक तो जब उनकी किस्मत फिल्म आई, उसके बाद से कई उनकी फ़िल्में आई जो बहुत महत्वपूर्ण रही। तो और ये दौर वो रहा मित्रों जब देवानंद और राज कपूर और दिलीप कुमार इनके आने से पहले का वो दौर रहा है जिसमें वो बादशाह फिल्म इंडस्ट्री के रहे। तो उनका अभिनय ऐसा ही रहा, हमेशा सहज और प्रभावित करने वाला। तो उनके बाद अगर हम इस फिल्म के अंदर बात करें तो इस फिल्म की जो कहानी है, हालांकि मैंने आपसे बता दिया कि वो एक उपन्यास के ऊपर आधारित कहानी है, पर इस फिल्म में मुख्य जो कहानी है उसके साथ कहीं और छोटी छोटी कहानियां हैं जो जुड़ती चली जाती हैं। असल में मित्रों, जिन हमारे फिल्मकारों ने या लेखकों ने आज़ादी का वो दौर देखा है, वो कैसे ना कैसे कोशिश करते हैं कि उस आज़ादी के मूल्यों को और उसकी संकल्पना को हमारे सामने वो रखें। तो इस फिल्म में जहाँ जेल की बात है तो साथ ही साथ क्रांतिकारी जो हैं, जो जेल में बंद हैं, उनका भी जिक्र आता है और कैसे एक क्रांतिकारी को फांसी दी जाती है। एक उसके ऊपर एक गीत भी है, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे। तो ये एक बहुत छोटा सा चंक है पूरी फिल्म में इसका, पर आपको प्रभावित करता है और एक देशभक्ति का जो संतुलन है फिल्म में स्थापित करता है। देशभक्ति को लेके ये गाना अपने आप में बहुत लाजवाब है। मन्ना डे ने इसे बहुत अच्छे ढंग से गाया है। आप अगर देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस गीत को देख के। इसके अलावा इस फिल्म में बहुत सारे मित्रों गीत हैं और सब के सब बहुत मीठे गीत हैं, बहुत कमाल के गीत हैं, एक से बढ़कर एक गीत हैं। कुछ गीत तो इस फिल्म के बहुत ज़्यादा चर्चित रहे, कुछ थोड़े से कम चर्चित रहे, पर हाँ, सब के सब गीत रहे शानदार। एक इस फिल्म में मित्रों गीत है कि अब के बरस बेजो भैया को बाबुल, तो सावन बीता जाए। तो एक त्रासदी को मतलब खड़ा कर देते हैं हमारे सामने इस तरह के गीत कि वो जेल में है, पर जैसे एक बेटी अपनी माँ के लिए संदेशा, अपने पिता के लिए संदेशा छोड़ती है कि वो सावन में उसके पास किसी को भेजें, तो यहाँ पर जेल में है जहाँ से बाहर आने की संभावनाएं भी नहीं हैं। तो ये गीत है बहुत बढ़िया। इसके अलावा गुलजार ने भी इस फिल्म के लिए गीत लिखा है कि मोरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। तो कितनी गज़ब की कल्पना है। तो जो खुद गुलजार हैं वो फिल्मों में चाहते नहीं थे कि वो गीत लिखें और कैसे उनको मनाया जाता है, फिर वो लिखना शुरू करते हैं और आज तक वो हमारे सबसे अनूठे गीतकारों में से एक रहे हैं। इस फिल्म के जो बाकी गीत लिखे वो शैलेंद्र ने लिखे। तो शैलेंद्र का भी जो गीत लिखने का अंदाज़ रहा है वो बड़े मतलब आंचलिक से गीत उनके गीतों में बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा भाव प्रधान बहुत होते हैं और उनके जो गीतों में शब्दावली होती है वो हर बार एक नए ढंग से आती है। तो बहुत भावुक आदमी रहे वो, और पर बहुत लंबा समय वो नहीं जी पाए और आखिर का जो उनका समय रहा, उन्होंने जिस फिल्म का एक तरह से कहीं तो निर्माण किया था, तो उस फिल्म के अंदर वो सफलता भी नहीं रही कि जिसको हम एक अच्छी यादों के रूप में उनके अंतिम समय को याद कर सकें। तीसरी कसम फिल्म है मित्रों वो। तो पर शैलेंद्र ने जितने भी गीत लिखे वो शुरू में उनकी जो जोड़ी रही वो आरके स्टूडियो, क्योंकि वो राज कपूर थे जिन्होंने उसको उठाया था एक तरह से। तो शंकर जयकिशन के साथ उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, पर उसके अलावा उन्होंने बाकी संगीतकारों के लिए भी कई जगह बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ में तो गीत हैं ही, इसके अलावा मुझे लगता है कि 2 गीत हैं आशा भोसले की आवाज़ में, बहुत बढ़िया गीत हैं वो। मन्ना डे ने जो गीत गाया है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा खुद इस फिल्म के संगीतकार एस डी बर्मन ने जो गीत गाया है कि ओ मेरे माझी ले चल पार इस बार, तो वो तो है ही बहुत कमाल का गीत। जब भी एस डी बर्मन अपनी फिल्मों के लिए गीत गाते हैं तो वो गीत एकदम अमर हो जाते हैं।
अगर पूरे फिल्म इंडस्ट्री के गीतों को उठाकर देखें तो देर लगेगी और गीतों को पहचानने में, पर एस डी बर्मन ने किन मौक़ों पर किन फिल्मों के लिए गीत गाए, वो कौन से गीत थे, तो वो एकदम पकड़ में आते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बार उनके ऐसे गीत उस गीत की पिक्चराइजेशन में हमारी दिलचस्पी पैदा कर देते हैं। तो मुझे भी जो इस फिल्म का वो आकर्षण था आरंभ में, वो बहुत पहले वो यही था कि जब ये फिल्म में फिल्माया गया होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि मुझे ले चल पा रब के बार, तो उसको लेके था। इसके अलावा मुकेश की आवाज़ में ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, कि बहुत बढ़िया गीत है, तो उसको लेके मन में होता था कि वो कैसा है, कि मतलब एक जा रहा है आदमी, किस तरह की आवाज़ें हैं, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। तो इस तरह के पूरे का पूरा जो गीत का जो पूरा का पूरा माहौल है। और एस डी बर्मन का अगर हम मित्रों बात करें, उनके संगीत की शैली की अगर हम बात करें, तो एस डी बर्मन बंगाल से आते हैं। उनके गीतों में जो बंगाली फोक है वो हमें दिखता है। और बहुत शुरू में वो जब गीत संगीत का दौर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू होता है तब वो आते हैं, और बहुत बाद तक वो रहते हैं, और अपने संगीत के काम में किसी का दखल वो बर्दाश्त नहीं करते थे। ख़ुद आर डी बर्मन भी जब उनके यानी कि वो बच्चे थे, पर उसके बावजूद उनको इजाज़त नहीं थी कि वो उनके आएँ और काम में कहीं दखल दें। तो बहुत गहरा उनका संगीत रहा है मित्रों। और जैसा कि पिछली फिल्म में भी हमने बात की है, बिमल रॉय की फिल्मों में जो प्यार होता है वो छिछला नहीं होता, वो नामासल होता है। इस फिल्म में भी जो प्यार है मतलब एक तरह से कहें धर्मेंद्र का और नूतन के साथ है, चाहे फिर नूतन का और अशोक कुमार के बीच में जो प्रेम है वो बहुत गहरा है, वो कहीं भी शारीरिक नहीं है, उसके पीछे कुछ मूल्य हैं, कुछ अर्थ हैं, और एक शाश्वतता सी है, और कुछ ऐसे भाव हैं कि जो हमारा प्यार में विश्वास जगाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि प्यार के साथ कुछ मतलब जिम्मेदारियां भी आती हैं और उन्हें निभाना होता है। जो उनको निभा ले वो प्यार में असल में सफल है। और इस फिल्म में मित्रों एक और करैक्टर मैं छोड़ रहा था, वो है धर्मेंद्र का इसमें एक डॉक्टर का किरदार है, जो कि वो जब वो जेल में होती हैं उनके विज़िट करते हैं वो, तो धर्मेंद्र की भी बहुत शुरुआती फिल्मों में एक ये फिल्म रही, और बाद में तो खैर धर्मेंद्र एक बड़े आकार में हम सब के सामने आते हैं और छा जाते हैं, और आज तक वो सबके चहेते हैं। तो पर उनके चेहरे की जो वो जब मतलब अपने पंजाब से उठ कर आते हैं, उनके चेहरे की जो मासूमियत है, जो खूबसूरती है, वो जो इन शुरुआती फिल्मों में है वो बाद में कहीं नहीं दिखती। हालांकि हो सकता है वो अलग ढंग से स्थापित हुए हैं, पर एक भोलापन उनके पूरे के पूरे जो करैक्टर में, और जिस किरदार को वो निभाते हैं उस किरदार पे हम सहज ही यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो जो किरदार उनको दिया गया था पूरी तरह से उसके साथ उन्होंने जस्टिस किया है। और ये फिल्म एक तरह से दिखाती है कि कैसे एक उहापोह चलती है। एक से प्यार का वायदा किया था पर उसकी ज़िंदगी क्या है वो ख़त्म होने जा रहा है, और दूसरी तरफ देखते हैं तो एक और व्यक्ति है जो चाहता है कि हमें किसी और दुनिया में ले जाना। उसका बहुत खूबसूरत साथ है, बहुत एक सब कुछ स्थापित है उसका, वो आखिर में उसकी तरफ बढ़ भी चलती है यानी कि धर्मेंद्र की तरफ। पर बाद में जो नूतन है उसका जो असल करैक्टर है वो उभर कर सामने आता है, और वो वापस उन सब चीज़ों को छोड़ के जिसको उसने मन से एक बार पति के रूप में स्वीकार किया था यानी कि अशोक कुमार, उसकी तरफ वो बढ़ चलती है, और फिल्म यहाँ पर आकर वो ख़त्म होती है। तो फिल्म बहुत आखिर के 5-1 मिनट में जो है वो ट्विस्ट लेती है, और फिल्म की एक नई तरह से दिशा तय होती है। अगर वो नूतन अशोक कुमार के पास ना जाके धर्मेंद्र के पास जाती तो मुझे लगता है कि फिल्म अपनी गरिमा से थोड़ा सा नीचे आ जाती, पर ऐसा आती भी क्यों। अगर बिमल रॉय की फिल्म हो तो कोई भी चीज़ किसी को खुश करने के लिए क्यों हो, वहाँ तो बहुत गहरी बातें हैं और हमेशा के लिए कही जाने वाली बातें हैं। तो इस फिल्म में मित्रों ऐसा ही है। फिल्म को देखने के बाद भी जो आपके जहन में आता है, एक तो वो हैं जो प्रामाणिक दृश्य हैं जेल के अंदर फिल्माए गए, और वो कमाल का गीत संगीत है, नूतन का वो बेजोड़ अभिनय है, और वो कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो बिमल रॉय की एक ये बहुत शानदार पर अंतिम फिल्मों में से एक फिल्म रही, और हमें भी चाहिए मित्रों कि ऐसी शानदार फिल्मों को हम देखें, उन्हें सराहें और उनके बारे में बात करें।
ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब आज भी इनको देखेंगे तो इनकी चाहे फॉर्मेट है, चाहे इनका पूरा का पूरा शैली है, और चाहे अभिनय है, चाहे इनमें छिपा संदेश है, वो आज भी हमें प्रेरित करता है। तो ऐसी फिल्मों को हम सब के सब देखें, उन्हें सराहें। और आपसे बस यही गुजारिश कि पिछले हफ्ते आपने बहुत कुछ जो हमने एक तरह से बातचीत की थी मधुमती के बारे में, तो इसके बारे में भी आप बताइएगा कि आपके इस फिल्म को लेकर किस तरह के अनुभव हैं। जो हमने बातें कही उनमें कुछ अगर आप जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ें। और अगर कोई मित्रों ऐसी फिल्म है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि बहुत शानदार फिल्म है, तो हम भी प्राथमिकता के आधार पर कोशिश करेंगे कि उस फिल्म को देखें, क्योंकि हमारे पास भी जो है वो जानकारी सीमित है, पर हाँ एक जिज्ञासा है आगे बढ़ने की, चीज़ों को देखने की और सबके साथ साझा करने की। तो आज विकास को इस फिल्म बंधनी के साथ यहीं पर इजाज़त दें। नमस्कार।